सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाजरीन, जब भी हम बात करते हैं पीटीआई गवर्नमेंट आ गई, चैलेंज तब्दीली का नारा लगाने वाले आ गए और सब कुछ तब्दील हो गया, यकीनी तौर पे आप लोगों को तब्दीलियां तो नज़र आ ही रही होंगी। कभी कोई वजीर तब्दील हो जाता है, किसी की वजारत तब्दील हो जाती है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या डिसीजन आ जाता है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जितने बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे, बार बार कहते थे महंगाई खत्म हो जाएगी, हम आएंगे, जादू की छड़ी घुमाई जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। असद उमर साहब के बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ प्रोग्राम में, ना जाने को मुझे बार बार याद आ जाते। सारी बात है, मैं जिससे भी बात करती हूँ, जब मैं प्रोग्राम की तैयारी करती हूँ सुबह से लेकर शाम तक, मेरी जिससे बात होती है, चाहे मेरे घर में कोई काम करने वाली खातून हो या फिर हमारा कोई माली हो या फिर जब मैं पेट्रोल भरवाने खड़ी होती हूँ, वहाँ पे कुछ मेरे लोग नजर आए, वो रोना रो रहे होते हैं, महंगाई 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 महंगाई, मारे गए, लूटे गए, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। यानी मुझे पाकिस्तान का इस टाइम पर सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है वो है महंगाई के पैसे नहीं है, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, चीजों की अद्वियात की कीमतों को पर लग चुके हैं, रोजमर्रा की जो अशिया जिसको हम अशिया खुरोनोश कहते हैं उसकी कीमतों को पर लग गए हैं, डॉलर जो है वो ऊपर जाता चला जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ये भी नहीं पता कि फ्री फ्लोट कर रहा है डॉलर आखिर कौन सी जगह होगी जहां पे जाके वो स्टे करेगा। इसमें तो बहुत सी क्यास आई हैं, लोग यहां तक कह रहे हैं कि डॉलर तो 200 तक जा सकता है, कुछ समझ नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात कि हुकूमत करने वालों को भी समझ नहीं आ रही कि आखिर होना क्या। मैं अक्सर कहती हूँ कि सबसे बड़ी कमी जो पीटीआई गवर्नमेंट में कूट कूट कर भरी हुई है, सबसे बड़ी खामी वो क्या है कि रोड मैप नहीं दिया जा रहा, कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रही खुद भी कि करना क्या है। सबसे बड़ी बात कि जब आप आए थे 22 साल आपने स्ट्रगल की, आप लोगों ने होमवर्क किया होगा, जाहिर बात है आप लोगों ने बड़ी एक कहते हैं ना कि प्रॉपर ऑपोजिशन की थी कि बैठ के आपने फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं की। पहले हमारे यहाँ एक ठप्पा लगा होता था ऑपोजिशन करने वालों को कि ऑपोजिशन फ्रेंडली हो रही है, यानी ऑपोजिशन वाले जो हैं वो शोर नहीं मचाते, जिससे लगता है कि आप ही बातें करते थे ना खान साहब कि मुकमुका किया हुआ है, मेरी बारी तुम्हारी बारी, मेरी बारी तुम्हारी बारी, जब हम आएंगे तो हम प्रॉपर ऑपोजिशन करेंगे। आपने की, जब आपने ऑपोजिशन की, इतने साल आपने की और सही मायनों में ऑपोजिशन की, हक अदा किया, तनकीद करते थे। 126 दिन का यादगार धरना मुझे याद आ गया कि हल्के खोलने का मामला था, आपने कहा हम धरना देंगे और आप लोग टस से मस नहीं हो रहे थे, वो एक अफसोसनाक वाकया था एपीएस में, तो फिर आप लोगों को धरना खत्म करना पड़ा था, वरना शायद वो 126 दिन से भी ज्यादा आगे जा सकता था। टू कट शॉर्ट के आप लोगों ने बाकायदा हुकूमत को टफ टाइम दिया था और ये जो ऑपोजिशन करना सिखाया, जो अब नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले ऑपोजिशन कर रहे हैं, सही मानों में एक तो पर्सनल ग्रज में कर रहे हैं कि वो आपको कप्तान के ताने देते थे, उनको लगता ही नहीं था कि आप कभी वज़ीर आज़म बन सकते हैं, वो बन गए। एक तो उस चीज़ का भी गुस्सा निकालते हैं आप पे, लेकिन दूसरा जो वो ऑपोजिशन करते हैं ना, सही मानों में कि आपकी एक एक बात में कहते हैं ना दुम पे पाँव रख देना और कहते हैं कि आप लोग जाएंगे कहाँ पे पीटीआई वाले, ये बात करके ये ऑपोजिशन नो डाउट कि इमरान खान साहब आपने उनको करनी सिखाई है कि ऑपोजिशन बेंच पे बैठ के ऐसे बोला जाता है, ऐसे चीखा जाता है और ऐसे तनकीद की जाती है सिटिंग गवर्नमेंट पे। मेरा सवाल इमरान खान साहब आपसे और आपके तमाम वुज़रा से, तमाम मुशीरों से, जितने लोग इर्द गिर्द बैठे हुए, जितने लोग आपके साथ शामिल थे 22 साल स्ट्रगल में, उनसे ये सवाल है कि आप लोग इतनी देर तक तैयारी करते रहे कि हम हुकूमत में एक दिन आएंगे 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 आएंगे, और कहते हैं कि जब आप जुस्तजू करते हैं, जब जज्बा होता है आपके अंदर, तो फिर आप हिम्मत भी नहीं हारते हैं, तो फिर वो हो जाता है। हो गया, आप बन गए वज़ीर आज़म, मिल गई आप लोगों को गवर्नमेंट। लेकिन जो आप लोगों ने तैयारी की थी, सिर्फ आने का शौक था, तैयारी नहीं की थी कि पाकिस्तान के चीदा मसाइल कौन से हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अभी तक वो जो चीदा मसाइल है, सॉरी टू से, वो बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्या था, हम कभी भी बहुत अमीर या बहुत सेटल्ड मुल्क नहीं थे, जिसे कहते हैं बड़ा वेल ऑफ है, हम इतने वेल ऑफ तो कभी भी नहीं थे, हमारे पास कभी इतनी ज़्यादा पैसे की भरमार नहीं थी, हमारा खजाना कभी भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं था। हाँ, अगर कायद आज़म के बाद कायद आज़म जैसे लीडरान हमें नसीब होते इन 7 डिकेड्स में, तो शायद हमारा खजाना इतना बड़ा होता। लेकिन वो अलग बात है, उस पर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है कि खजाने को खाली करने वाले लोग हमें नसीब हुए, बतौर हुक्मरान तो हमारा खजाना खाली हो गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे लिए क्या पहले दिन से सबसे बड़ा मसला मैशत नहीं है? मैशत ही थी ना कि मैशत हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। महंगाई आ जाती थी, जो भी आता था वो कहता था महंगाई को कंट्रोल करेंगे, महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे, बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रोटी कपड़ा मकान देंगे। तमाम लोग अवाम के जो ज़िंदगी है, रोटी कपड़ा मकान छत, ये चीज़ प्रोवाइड करने के लिए आते हैं नारे लगा के। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला महंगाई था, लेकिन मैंने नोट किया कि आप लोग जो कि मसले हल करने के लिए आए थे ना, तब्दीली के लिए आए थे, सबसे बड़े मसले को अगर मैं कह दूं कि बढ़ा दिया गया,
सोच समझ के कह रही हूँ तो गलत नहीं होगा। महंगाई बढ़ा दी गई, डॉलर जो है वो फ्री फ्लोट कर रहा है, पता नहीं चल रहा, फ्री फिर रह जी, पता नहीं चले कि कहाँ तक जाएगा, कितनी उड़ान भरेगा। और तो लोगों ने सट्टेबाजी शुरू कर दी है, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। पहला क्लिप हम आपको दिखाते हैं कि जब इमरान खान साहब ये जब इलेक्शन हुए थे, ठीक 3-4 दिन बाद का ये क्लिप होगा, उस टाइम पे उनके जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने उनके साथ स्ट्रगल की। अच्छा फैसल वोडा साहब ये बात कर दें, बनती है, चले कर देते हैं ना, उसका कहने का मतलब है मेरे एक्सप्रेशन से अंदाजा लगे मैं क्यों कह रही हूँ कि बनती है। कुछ भी कहते तो कहते हैं 2 हफ्ते में नौकरियाँ मिलेंगी, नहीं मिलती, पता नहीं वो क्या कह रहे होते हैं, पता नहीं कोई नींद की गोलियां खाई होती है उन्होंने कि बैठकर वो इस तरह की बात करते हैं। मैं नींद की गोलियां बोली, जैतून शहद नहीं बोला, वाटा साहब माइंड ना कीजिएगा, जैतून शहद बोलते थे माइंड करते। या फिर इस तरह की बात कोई मुराद सईद साहब कर दें कि जवान खून है, पता नहीं चलता, कुछ भी बोल देते हैं जज्बात में आके, ये नहीं पता कि क्या कह रहा हूँ। लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा आप भी इस तरह की बातें करती रही हैं। अब आज अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगी आप? ये यास्मीन राशिद साहिबा का जरा पहला क्लिप चलाइएगा कुरोतुल जी। तो क्या कह रही है यास्मीन साहिबा? मुझे तो ख्वाब ही लग रहा है, ऐसा हुआ होगा शायद, अगर कह रही हैं तो फिर हुआ ही होगा। ये पुराना क्लिप है नाजरीन, ये जुलाई की डेट है, 29 या 30 जुलाई का एक क्लिप है। अब मुझे बताएं कि कहती हैं जी जब से खान साहब आए तब्दीली आ गई, तो क्या वजह डॉलर नीचे आ गया, देख लें जी 6 रुपये कह रही हैं, क्या कह रही हैं, ये कह रही हैं। अच्छा जी, फिर डॉलर को भी शायद समझ आएगी कि तब्दीली तो आई कोई नहीं, ये तो तब्दीली थी ही नहीं, तो नाम की तब्दीली थी, जमा खर्च था, जबानी लगी नहीं रहा कि तब्दीली आएगी। तो डॉलर ने कहा नीचे नहीं आना भाई साहब, ऊपर जाना है, उड़ान भरनी है, इतना ऊपर जाना है कि बस आप सोच नहीं सकते। और हैरानी की बात है, मुझे तो वो यादगार इंटरव्यू नहीं भूलता, मुझे हंसी भी इसलिए आ रही है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो कह रहे हैं, इतने एंकर्स की भरमार वहाँ जमा करके सहाफ़ी आए हुए, भी सहाफ़ी तो बात पकड़ लेते हैं, सहाफ़ियों को हल्का नहीं लेना। और मंजर में सहाफ़ी सारे बैठे हुए थे, सीनियर हमारी फील्ड के तमाम, उनके सामने आप कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है कि डॉलर ऊपर चला गया। अच्छा डॉलर ऊपर चल गया, मुझे नहीं पता। और उधर आपके वो वाले वजीर खजाना जिनको नलायकी की बेस पे, ना अहली के बेस पे आपने कहा चलें जी जाएं यहाँ से, चेंज कर रहे हैं आपको, और आपको पीपल्स पार्टी वाले जो उनके दौर के वजीर खजाना थे उन्हीं को हायर करना पड़ा बतौर मुशीर खजाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब को, जिसके ताने हमेशा बिलावल भुट्टो साहब मारते रहे हैं जब से आप उनको हायर कर चुके हैं। मैं ये पूछना चाह रही कि वसत उमर साहब कह रहे थे वहाँ पर बैठ के एक निजी TV चैनल पर कि मुझे पता था और खान साहब को पता था, 2 लोगों को पता था, और हमें कॉन्फिडेंस में लिया गया था स्टेट बैंक के गवर्नर की जानिब से, और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। नहीं, आप लोगों की राय नहीं मिलती थी। अब आप लोगों को बस इस तरह लोगों के साथ खेलना बंद कर दें। मैं सिंपल ये कहूँगी कि या तो फिर आप झूठ बोल रहे थे और आप झूठ नहीं बोलेंगे, इतना मुझे यकीन है। फिर असद उमर साहब झूठ बोल रहे थे, असद उमर साहब क्यों झूठ बोलेंगे, इतनी पढ़ी लिखी शख्सियत है, उस पर भी मुझे तकलीफ हुई कि असद उमर साहब झूठ बोल रहे हैं TV पे बैठ के। या फिर बेचारा गवर्नर स्टेट बैंक था, वही गलत था, उसने झूठ बोला होगा और आप दोनों ठीक थे। यानी दाल में कहीं ना कहीं बहुत कुछ काला था, बल्कि यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि पूरी दाल ही काली लग रही थी तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। यास्मीन राशिद साहिबा ने एक और बात की, बल्कि शेख रशीद साहब भी यहाँ पे कुछ फरमा रहे हैं। शेख रशीद साहब वैसे तो मुझे अच्छे लगते हैं, सच्ची बातें कर देते हैं, अपने आप को अवामी कहते हैं और किसी हद तक हैं भी, लोग बड़ा पसंद भी करते हैं। लेकिन शेख साहब यहाँ पे थोड़ा सा दिल ख़राब किया आपने। क्लिप ज़रा पहले मुलाहिजा कीजिएगा। अच्छा जी, अब जो शेख साहब हैं, चले मैडम ने तो बात कर दी, अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया, डॉलर के हवाले से बात की उन्होंने कि डॉलर जब उड़ान भरता जा रहा है तो फिर जाहिर बात है बाकी चीज़ें भी महंगी होगी। मुझे आप ये बता दें कि शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी अगर पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी होगी, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, ब्ला 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 ब्ला, तो अद्वियात भी महंगी हो गई, इसके साथ गोश्त महंगा हो गया तो क्या हो गया। शेख साहब ये बात नहीं होती, बात ही होती है कि महंगा क्यों हो गया। इस तरह तो नवाज शरीफ साहब भी कहेंगे कि हमारे दौर में ये चीज़ ऐसे थी, वो चीज़ ऐसे थी, तो ये भी ऐसे था, वो भी ऐसे था। जरदारी साहब भी 100 बातें निकाल कर आ जाएंगे, बातें करनी तो उनको भी आती होंगी ना, शायद आप लोगों से ज़्यादा आती होंगी। चले PTI की बात करते थे, आप तो पुराने खिलाड़ी हैं, PTI के जो नए नए लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, जो पहली दफ़ा हुकूमत में आए, जिनका इतना तजर्बा नहीं होगा, इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, बात से बात नहीं निकालनी आती होगी, स्मार्टली इतना प्ले करना नहीं आता होगा। बहरहाल एक्सपीरियंस होता है। तो पीपल्स पार्टी वाले या PMLN वाले तमाम लोग जिन्होंने बाल सफ़ेद किए सियासत में, और कुछ के तो बाल झड़ गए सियासत कर करके, तो वो कितना स्मार्टली चीज़ों को देखते होंगे, समझते होंगे, वो कितनी बातें बना सकते हैं। तो इस तरह तो वो भी बहुत सी चीज़ों को कवर करेंगे। सवाल ये है कि आप ये नहीं कहेंगे कि अगर ये भी महंगा हो गया, वो भी महंगा हो गया, वो भी महंगा हो गया, तो क्या हो गया, ये भी महंगा हो गया, ये खाना ही छोड़ दिया जाए, रोटी है 2 की बजाय 1 कर दें, गोश्त है खाना ही छोड़ दें, दालों पर आ जाएं, ये कर लें, वो कर लें। कितनी ये बेहिसी वाली बात है। एक सिंपल वर्ड जो मुझे यहाँ पर लगा कि फिट बैठता है, बेहिसी, कि आप लोगों के अंदर सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है। आप लोग दूसरे की तकलीफ़ को या दूसरे की जो एहसास महरूमी है उसको आप महसूस नहीं कर पा रहे। अब इस पर मैं क्या बोलूँ? क्या आप ये कहेंगे कि हम आपसे अगर किसी चीज़ के बारे में एहतजाज करेंगे, पूछेंगे कैसे हो गया, आप कहेंगे उसका इस्तेमाल ही तर्क कर दिया जाए, उसका इस्तेमाल तर्क कर दिया जाए, उसको हम सही नहीं करेंगे। तो वही बात होगी, मुझे जो चाय देकर गया है यहाँ से हमारा जो टी बॉय है यहाँ पे, उसको मैं कहूँगी तुमने चाय सही नहीं बनाई, वो कि मैडम कल से पीना ही छोड़ दें चाय। वो चाय बनाना सीखे,
ये हल नहीं है कि चाय पीना मैडम छोड़ दें, नहीं, उसको चाय सही करनी होगी और हम उसको बार बार बताएंगे। ये एग्जाम्पल दी बात है, चाय वो बहुत अच्छी बनाता है। अगला क्लिप जरा मुलाहिजा कीजिए कि हमाद अजहर साहब अब क्या मंतकें पेश कर रहे हैं और क्या क्या बातें कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि ये बातें गलत फहमी हैं, बिल्कुल गलत बात है। जो डॉलर की जो ऊंची उड़ान है, हमने कोई रेट नहीं फिक्स किया हुआ, कहाँ तक लेके जाना है। अच्छा, पहली बात ये कि बहुत से लोग इसहाक डार साहब के बारे में बातें करते हैं। अच्छा, हैरत मुझे इस बात पे कि लोग इसहाक डार साहब को अच्छे वे में याद कर रहे हैं। मैं 2-3 लोगों को जानती जिन्होंने वोट पीटीआई को दिया था, लेकिन वो इसहाक डार साहब को याद कर रहे हैं। ये भी कितना बड़ा लम्हा फिक्री है सिटिंग गवर्नमेंट के लिए कि वो लोग जो आपको वोट देकर आए 2018 के इंतखाबात में, वो लोग इसहाक डार साहब को याद कर रहे हैं। या टू कट शॉर्ट सिंपल वे में कहना चाहूँगी, अल्लाह के मिस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बेहतर थे। अब जो आम बंदा होगा ना, मैं पीटीआई वालों से मुखातिब, बल्कि वज़ीर आज़म साहब आपसे मुखातिब हूँ, आम बंदा जो घर में बैठा हुआ है, जो मोची है, जो लोगों के जूते सही करता है, या जो दूध बेचता है, या फिर कोई घर में काम करने को मेड है, ये तमाम जो लोग हैं या कोई खाकरोब की जॉब कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि कौन खान साहब, उनको नहीं पता कि कौन नवाज शरीफ, उनको नहीं पता कि कौन जरदारी साहब, उनको नहीं पता कि कौन आजकल सबसे ज़्यादा जो हाथ पाँव मारे आगे देखिए, उनकी भी बात करेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब, कुछ हो जाए बस किसी तरह, मौलाना फजल रहमान साहब, ये तमाम लोग हैं ना, किसी को नहीं पता है, घर में रहने वाले लोग हैं, इनको बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि घी कितने का मिल रहा था, आटा कितने का मिल रहा था, चीनी कितने की मिल रही थी, दाल कितने की मिली थी। आज मेरे घर वाले जो बच्चे हैं वो 2 वक्त की रोटी खाएंगे या 1 वक्त की रोटी खा के सोना पड़ेगा। उनकी कैफियत आपने देखी, उनके शूज़ में कभी आप जाके देखेंगे, वरना फिर ये शेख रशीद साहब इस तरह की गुफ्तगू ना कर रहे होते अगर कभी उनके शूज़ में जाके उन्होंने देखा हो कि कैसा वो इंसान का उस टाइम पे सिचुएशन होती है जब वो अपने बच्चों को अपने सामने भूखे पेट सुलाता है कि रोटी के पैसे भी नहीं होते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप लोगों को क्यों नहीं पता, पिछली हुकूमत में कहते हैं जिन्होंने एक आर्टिफिशियल वे यूज़ करके, बड़ा ये लंबा सब्जेक्ट है कि उन्होंने डॉलर को फिक्स किया हुआ था एक जगह पर, बहरहाल उसके भी नेगेटिव असरात हैं, हम भुगत ही रहे हैं। लेकिन आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि डॉलर ने कहाँ जाना है, या फिर वो फ्री फॉल करता रहेगा, फ्रीली फ्लोट करता रहेगा। आप बताएं कि क्या होगा आगे, चीज़ें तो क्लियर करें। सबसे बड़ा मसला जो इस गवर्नमेंट में मुझे नज़र आ रहा है वो है कि गैर यकीनी की सूरत हाल है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, कुछ क्लियर नहीं है कि होगा क्या। मुझे कभी कभी लगता है, यकीन जानिए कि जो मुशीर मशवरे दे रहे हैं ना, उनको खुद क्लियर नहीं होता, वो भी तुक्के पे चल रहे हैं, ये कर देते तो ये हो जाएगा, अच्छा ये नहीं होगा तो चलो ये कर देंगे, वो कर देंगे। ज़रा सोचिएगा, जितने मुशीर हज़रात देख रहे हैं प्रोग्राम, आपके दिल की कैफियत ही बयान कर रही हूँ, आप ज़बान से अदा नहीं करेंगे, आप लोगों की बातों से लग रहा है, आपकी बातों से लग रहा है। अच्छा, ये बातें अज़मा बुखारी साहिबा भी बहुत करती हैं, और ये बेसिकली नाम इनका अज़मा बुखारी है, बहुत से लोग इनको उज़मा कहते हैं, वो खुद कहती हैं मेरा नाम अज़मा बुखारी है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं उन्होंने अज़मा क्यों बोला। अज़मा बुखारी का ये क्लिप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा, बल्कि वीडियो है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। अज़मा बुखारी साहब, मुझे हैरानी एक बात की हो रही है, ठीक है, अगर इंटरफेरेंस इस तरह हो रही है तो नहीं होनी चाहिए, आपकी एक बात बिल्कुल बजाय, लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे, बड़ा सिंपल सवाल है, शायद आपको समझ भी आ जाएगा। शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आला थे, खुद को खादिम आला कहलवाते थे पंजाब का, 13-14 वजारतें अपनी पॉकेट में रखी हुई, यानी उनको लगता था कि मैं हर फन मौला हूँ, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। बहुत एक्टिव थे, बहुत स्मार्ट थे, कोई इसमें दो राय नहीं। खासतौर पर उस्मान बुज़दार साहब को देखने के बाद मुझे ज़्यादा पता चला कि वाकई वो बहुत एक्टिव थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर चीज़ पर उनका कब्जा होता था। अब उसके बाद अगर मरियम नवाज साहिबा की बात करें, मरियम नवाज साहिबा बेसिकली कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, तब सिर्फ नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी थी, लेकिन काफ़ी कुछ चला रही थी, मीडिया सेल चला रही थी, पीटीवी में उनके अहकाम जाते थे, स्टेट मीडिया को कंट्रोल करती थी, बहुत सी चीज़ें करती थी। आप लोगों को तो आदत होनी चाहिए कि अगर कई दफ़ा एक इंसान है, उसका काम नहीं भी, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, इंटरफेरेंस में वो सबसे ज़्यादा माहिर है, मुदाखलत वो कर रहा है। बड़े बड़े लीडर चौधरी निसार साहब बड़े नाराज़ हुए थे, और याद है आपको वो बहुत सी बातें कह भी जाते थे, लेकिन कहते कहते रुक भी जाते थे। खैर, मुझे वो इस बात में अच्छे लगते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का एहतराम करते रहे, कि उन्होंने बहुत सी बातें अभी भी दिल में रखी, बहुत सी बातों में नहीं फटे, नहीं बोले। लेकिन मरियम नवाज साहिबा की जो इजारादारी थी, जो इंटरफेरेंस थी, उस पर इस तरह के जो सीनियर सीजन पॉलिटिशियन थे आपके पार्टी के हैं, वो भी परेशान थे। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब अगर इमरान खान साहब हो तो फिर वज़ीर आज़म है। ये रीत किसने सेट की, ये स्टैंडर्ड्स किसने सेट किए, ये आदात किसकी लगाई हुई हैं, और किसने ये तमाम चीज़ें सेट की, इस एग्जाम्पल्स किसने सेट की, मिसालें किसने सेट की, आप लोगों ने ही सेट की। तो अगर कोई और भी उसी वतीरे पर चल रहा है तो फिर क्या गलत है। मैंने स्टार्ट में कहा गलत होगा, लेकिन आप लोगों के मुताबिक तो आप लोगों को तो इसकी आदत होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ट्रेंड सेटर्स हैं। साथ ही आप हमजा शहबाज के हवाले से बात करें, हमजा शहबाज भी बड़े स्मार्ट है अपने वालिद की तरह,
कि वालिद जी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बने, इतना ववेला मचाने के बाद तमाम लोगों ने सपोर्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, बीमार हुए, छुट्टी लेकर चले गए वहाँ पे और नैब की तहकीकात अलग जारी थी, जमानत करवाते हैं और जाके बैठ जाते हैं बाहर, अभी आने का मूड दिखाई नहीं देता है। यानी हमजा शहबाज साहब इतने स्मार्ट हैं कि वो भी अब पंजाब असम्बली में वो ओहदा लेना चाह रहे हैं। क्यों लेना चाह रहे हैं पंजाब में वो ओहदा? ताकि वो भी जमानत करवा सकें। बहुत स्मार्ट हैं आप लोग। अच्छा, एक और स्मार्ट शख्सियत हैं, उनकी तमाम बातों से किसी को इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी स्मार्टनेस, उनकी तेज़ी और उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है बुरे से बुरे टाइम पर रहती है यहाँ पे, तो उनके लिए ये चीज़ बनता है। जरदारी साहब की मैं बात करूँ, ज़रा क्लिप मुलाजा कीजिएगा क्या कह रहे हैं वो। अब देखिए ना, जरदारी साहब हैं, शक्ल से देखें स्माइल, और आप देखिए मुस्कुराहटें नज़र आ रही जैसे बहुत ही कहते हैं ना 5 उंगलियां आपकी घी में होती हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई शक्ल नहीं नज़र आ रही। इनकी ये चीज़ अच्छी है वैसे कि जितनी भी बड़ी मसले होंगे, जितनी भी बड़ी परेशानियाँ होंगी, जारी बात है केसेस हैं और कुछ ना कुछ किए, दाल में कुछ काला है तो अभी केसेस भुगत रहे हैं, और आग जहाँ पर होती है वहीं पर धुआं होता है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ किया है तभी आप लोग अब कटहरे में आके खड़े हो गए। लेकिन कुछ सीखा जाए इनसे कि अपने जज्बात पर काबू कैसे रखते हैं। देखें ज़रा कि चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, स्माइल। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि बीमार नहीं होते मियाँ बरादरान की तरह, बड़े से बड़े केसेस की तलवार लटक रही होती है, लेकिन ये नहीं कि बड़े भाई के दिल में दर्द शुरू हो गई, छोटे भाई की कमर में दर्द शुरू हो गई, कोई पूरा का पूरा बीमार, हड्डियाँ इनकी दर्द करती हैं, घुटने इनके दर्द करते हैं, यूरिक एसिड इन लोगों के बढ़ जाते हैं, तकलीफ इनको आ घेरती हैं, और कोई पाकिस्तान में हॉस्पिटल भी नहीं है। पेरिस था नाम का, लेकिन हॉस्पिटल है तो बाहर जाना पड़ता है। तो जरदारी सब खैर एटलीस्ट बीमार नहीं होते, मुझे भी दिन की अच्छी बात लगती है। अब ये जो तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, इसकी बात मैं करूंगी इस क्लिप के बाद, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है मेरी नज़र में वो कौन है कि जो इन सबको मशवरे देता है कि आए सड़कों पर, ये निज़ाम को खतरा है। क्यों खतरा है, ज़रा देखिएगा कि किन साहब की मैं बात कर रही हूँ, मास्टरमाइंड। अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब के चाहने वाले दिल थाम लीजिए, क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ और बहुत से लोग हैं, मुझे पता है इसके बाद बड़ी मेरी मुखालफत भी करेंगे, सोशल मीडिया पे सॉरी टू से गालम गलोच पर उतर आते हैं दूसरे की राय से। अगर आप अग्री नहीं करते, नाजरीन बहुत से लोगों से मैं मुखातिब हूँ, तो उसकी राय का एहतराम करना सीखिए और बताइए कि क्या गलत बात हो रही है। बात करनी है, आपने किसी के साथ डिसएग्री करना है तो आर्गूमेंट्स की बेसिस पर डिसएग्री कीजिए। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, हुकूमत में है? नहीं है। हालांकि जिसकी हुकूमत होती है उसके मौलाना साहब होते हैं। इस दफ़ा हुकूमत ने भी लिफ्ट नहीं करवाई, ऑपोजिशन के लिए एक स्टूल तक नहीं मिला असेंबली में। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हूँ, यकीनी तौर पे आगे चलती हूँ। अब इस टाइम पर जब एक इंसान जिसको वजीर के लेवल की मरात लेने की आदत हो, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने बैठे थे, किया कुछ भी नहीं था, लेकिन मरात ज़रूर ली थी, क्योंकि वो तो लेनी थी, जारी बात है, वजीर के लेवल की, और तमाम चीज़ों को एंजॉय किया, बड़ी बड़ी जगह रहने के लिए। और देखिए ना 5 स्टार होटल्स के टूर्स जब किए जाते हैं, इनकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है, खैर उसको मैं ज़रा साइड पर रखूँगी। अब भी इस टाइम पे बेसिकली जो उनकी ज़हनी कैफियत है वो क्या है, किसी से ढकी छुपी नहीं, कभी नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें करते रहे, कभी ये मुलाकातें जरदारी साहब से। ये बेसिकली चाहते हैं कि इस टाइम पर कोई शोर मचे, क्योंकि इस टाइम पे इन्हें कोई डिस्कस नहीं कर रहा, तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि तमाम लोग सड़कों पर आ जाएं, किसी तरह निज़ाम को खतरा हो जाए, किसी तरह गवर्नमेंट को खतरा हो जाए। पहला शिकवा तो गवर्नमेंट से ये होगा ना कि मुझे अपने साथ अटैच क्यों नहीं किया, कश्मीर कमेटी इस दफ़ा मेरे हिस्से में क्यों नहीं आई। ये पहला गिला, ठीक है जी मौलाना साहब, आपको बजाय कि आपको लिफ्ट नहीं करवाई पीटीआई गवर्नमेंट ने, बल्ले वाली गवर्नमेंट ने, अब आप क्या कर रहे हैं, आप तीर वालों को, शेर वालों को किसी तरह सड़कों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं तमाम यंगस्टर्स को छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस एक बना था इत्तेहाद, जो कि भुट्टो साहब के खिलाफ बना था, 9 जमातों का इत्तेहाद था। इनके वालिद मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद, जिसका नाम मुफ्ती महमूद साहब था, उन्होंने इस इत्तेहाद को लीड किया था। 9 जमातें थी, उनका जो झंडा था ना नाजरीन, उस पर 9 सितारे थे, 9 जमातें थी। अब मौलाना साहब आपसे मेरा सिंपल सवाल ये कि आपने झंडे के ऑर्डर दे दिए हैं दर्जियों को, क्योंकि दर्जी भी आपके स्पेशल होंगे जो झंडे बना के देंगे आपको, और आपने कहा ना कि ईद के बाद आप लोग आ जाएंगे सड़कों पर, वो बड़ी ईद के बाद आएंगे, छोटी ईद के बाद आएंगे, टाइम कम है, आप लोग झंडों के ऑर्डर देंगे, उस पर सितारे किस किस पार्टी के होंगे, कौन कौन होगा? आपके वालिद के साथ तो 9 पार्टियां थी, अब तो 9 क्या 4.5, 9 को 2 पे डिवाइड करें, 4.5 पार्टियां भी आपके पास नहीं होंगी जो आपका साथ देंगी। चले सितारे वैसे होंगे नाजरीन, सितारे कौन से होंगे? करप्शन के सितारे, जो कि करप्शन के सितारे हैं। एक सितारा जेल में बैठा हुआ है, अपनी करतूतों की सजा भुगत रहा है, जो कि 3 बार हमारे वजीर आजम रहे थे और चौथी बार बनने के ख्वाहिशमंद थे। चौथी बार कहते थे कि पाकिस्तान को चेंज कर दूंगा अगर मुझे इस बार मौका मिला, जैसे कि पाकिस्तान को 3 बार में चेंज कर दिया था। एक जरदारी साहब है जिनके सर पर तलवार लटक रही है, वो भी यकीनी तौर पे सितारे ही हैं, कुछ ना कुछ किया है तभी तो उनके ये पेशियां भुगत रहे हैं। और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनसे बड़ा सितारा आखिर कौन हो सकते? तमाम लोग स्टार्स हैं,
ये तमाम लोग इतना डिस्कस होते हैं पूरी दुनिया में, यकीन जानिए। अब ये आप डिसाइड करें कि किस वे में डिस्कस होते हैं, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। खैर नेगेटिव वे में भी अगर आप डिस्कस होते हैं, क्या कहते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, नाम होगा ना, बदनाम भी होंगे। तो ये तमाम वो लोग हैं जो इस टाइम पर सिस्टम को डीरेल करना चाहते हैं, सिस्टम को गिराना चाहते हैं। कहते हैं सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी नज़र में वही सिस्टम चलेगा जिस सिस्टम के साथ ये लोग चिपके होंगे अपने मुफादात के लिए, वरना ये लोग कहेंगे कि ऐसे नहीं चलेगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। नाज़रीन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम बात करें तो मेरे ख्याल से ख़त्म नहीं होगी। हमारे एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर होते थे, याद है ना आपको, फवाद चौधरी साहब। जी हाँ बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बनकर उन्होंने शायद इतना काम नहीं किया। हाँ, आके लोगों के कान खींचते थे, माइक मिलने की देर होती थी, आते थे और आके कुछ ना कुछ कह के चले जाते थे, चुटकुले भी छोड़ देते थे। बहरहाल उनकी मैं थोड़ी सी तारीफ भी करूँगी कि बात से बात निकालना, इतनी बातें कर देना, इतने फिलबदी जुमले कस देना, ये भी आसान नहीं होता। ये किसी किसी के अंदर क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी फवाद चौधरी साहब में कूट कूट के भरी हुई है। बहरहाल अब उनको मिल गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं। देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो क्या कुछ करते हैं, कितने चौके मारते हैं इस मैदान में, कितने छक्के मारते हैं, क्योंकि बतौर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर शायद वो इतने कामयाब नहीं हो सके, तभी बहुत जल्द उनको खैर बात कहना पड़ा इस मिनिस्ट्री को। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर बनकर वो कितने कामयाब होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे याद आ गई, या मैं फवाद चौधरी साहब से इतना एक्सपेक्ट कैसे कर रही हूँ। उसकी एक वजह है, हमारी बात करने की हमेशा कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड ये है कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वकार ज़का मेरे इसी प्रोग्राम में आए थे और हमने गुफ्तगू की थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से। और तब फवाद चौधरी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं, तब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर नहीं बने थे, तब वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री को ही देख रहे थे। फवाद की आईटी मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने फवाद की नहीं, वकार की, जिन्होंने वकार को बड़ा मायूस किया था, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मुझे तो व्हाट्सएप ही यूज़ नहीं करना आता, मैं तुम्हारे आइडियाज़ क्या सुनूँ। और वकार ने ऑन रिकॉर्ड बातें की थी और वो क्लिप काफ़ी ज़्यादा देखा गया, वो प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा देखा गया, इवन इंडिया तक में वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा शेयर हुआ। हमारा रिवायती परेशान हो गया कि कोई इतने आइडियाज़ दे रहा है और पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की कर लेगा अगर वकार के आइडियाज़ को सीरियसली लिया गया। अब जी वकार का जो प्रोग्राम हमारे साथ हुआ था, बहुत से लोगों ने मिस कर दिया। मैं चाहूँगी थोड़ी सी कुछ झलकियाँ अगर आपके पास हो, कुरतुलैन को क्लिप हो तो आप ज़रा चला दीजिएगा, लोग वो भी देख लें। उसके बाद वकार ज़का मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है, उनकी क्या मुलाकात हुई फवाद चौधरी से, क्या क्या बातें वकार अपने मखसूस अंदाज में आपको वो तमाम गुफ्तगू सुनाएंगे और आगे क्या करने जा रहे हैं और कितना सीरियस लिया गया इस चीज़ को, और आगे ये चीज़ पाकिस्तानियों के लिए कितनी बेनिफिशियल साबित होगी। कुरतुलैन पहले ज़रा पिछले प्रोग्राम का क्लिप चलाइएगा। हुकूमत को अभी बताता हूं जी, तहरीक टेक्नोलॉजी क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, पैसे कैसे आ सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट नहीं है जो आप मार्केट में लॉन्च करके पैसे ला सके, ना चावल कपास, इससे पैसे वैसे आपके पास कोई नहीं आने वाले। आईटी की प्रोडक्ट्स वाहिद होती हैं और इसके लिए मैं अभी आपको यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, tenup.io, TENUP.io। ये सारे पाकिस्तान और दुनिया भर में जो भी लोग हैं इसको नोट कर लें। ये प्रोडक्ट NAD यूनिवर्सिटी और बाकी पाकिस्तान के इंजीनियर्स के साथ मिलकर हमने बनाई है कि भाई ये ले लें। इसको पाकिस्तानी हुकूमत अगर लॉन्च कर दे तो मैं यहाँ गारंटी से कहता हूं कि $735 मिलियन एक दिन में और 6 महीने में $4 बिलियन ना आए तो वकार ज़का इन द टीवी पे जी। तो हमारे प्रोग्राम का क्लिप था, वकार ज़का हमारे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में। वकार, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। लास्ट टाइम आप काफ़ी ज़्यादा मायूस थे कि जी आईटी मिनिस्टर ने तो बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उन बेचारे को इतने वो मासूम हैं, उनको व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करना आता। अच्छा, अब आपकी फवाद चौधरी साहब से मुलाकात हुई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत जब से उन्होंने संभाली उसके बाद, तो कैसी मुलाकात रही? आईटी मिनिस्टर की तरह उन्होंने आपको मायूस तो नहीं किया? बहुत शुक्रिया फ़िज़ा, और ये क्रेडिट जो है वो बोल को जाता है, फ़िज़ा के शो को जाता है कि सबसे पहले फ़िज़ा ने इस चीज़ को इशू को उठाया, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ड्राई सब्जेक्ट है और यहाँ से तहरीक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का आगाज़ हुआ। तहरीक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में हमने ये कहा था कि हम पाकिस्तान में रेवेन्यू ला सकते हैं, पैसा ला सकते हैं। इस चीज़ को फ़िज़ा ने समझा और फ़िज़ा ने बोला वकार कोई बात नहीं यार, मेरे शो में वैसे तो लोग कहते हैं कि बहुत मारदार और मसालेदार बातें होती है, लेकिन हम साइंस में भी बात करेंगे। तो ये क्रेडिट फ़िज़ा को जाता है। ये क्रेडिट नहीं, बिल्कुल जो सही बात है, क्योंकि इतने सारे जर्नलिस्ट हैं, उनमें सबसे पहले फ़िज़ा ने ये बात बोली और इस तरफ सोचा कि हाँ यार इसमें बात करनी चाहिए। अच्छा, आज क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने एक बहुत अहम चीज़ मान ली, एक तो उन्होंने मिलने का टाइम दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग देख के मैं हैरान हो गया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतना सब कुछ है और वहाँ बैठा हुआ एक चौकीदार था सिर्फ, तो मुझे थोड़ा सा उससे हुआ। लेकिन खुशी की बात है कि फवाद चौधरी साहब ने और उनके साथ फरहान विर्क थे जो लेकर गए थे मुझे,
उन्होंने बहुत इत्मीनान से बात समझी, और क्योंकि फवाद चौधरी के जो भाई हैं उनका अपना सॉफ्टवेयर हाउस टाइप का चक्कर है, तो इनको मालूमात है बेसिक, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त बात है। उन्होंने बात सुनी और मैंने उनसे कहा कि उनका आइडिया था साइंस फेयर का। मैंने कहा देखिए साइंस फेयर अगर सिर्फ स्कूल कॉलेज का करवा दिया तो देखिए एक बच्चे ने हमारे यहाँ जहाज़ बनाया था जो गाँव देहात में रहता है, सबके लिए कर दें सर। उन्होंने पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक साइंस फेयर होने जा रहा है जुलाई में, जिसमें गांव देहात का बंदा हो, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, अगर आइडिया लेकर आएगा तो उस पर इन्वेस्टमेंट फवाद चौधरी साहब कराएंगे, और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है उन्होंने बताया। तो ये बहुत जबरदस्त बात है। आज आपके शो के हवाले से एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, तहरीके टेक्नोलॉजी पाकिस्तान जो हमारी हम आज इसकी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। दुनिया भर में कोई कहीं भी रहता है आप इसके मेंबर बन सकते हैं, और ये फ्री है। मतलब ये एक तहरीक है, एक कैंपेन है। आप जितना मेंबर बनेंगे उतने आइडियाज़, जिसके पास जो आइडिया जो फवाद चौधरी तक अगर नहीं पहुंच रहा, मैं लेकर जाऊंगा। आपने आइडिया पहुंचाना है join.tmpak.pk, join.tmpak.pk। और मेरे ख्याल से यार बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि फवाद चौधरी साहब की एक खास बात है कि क्रिप्टो करेंसी पे पहली दफ़ा, मैंने अभी क्लिप भी भेजी है जो फवाद चौधरी साहब से बात हुई, अगर आपके प्रोड्यूसर को मिल जाए, वो एक्सक्लूसिव है, अभी कहीं चली नहीं है। पहली दफ़ा किसी मिनिस्टर ने बोला कि मुझे क्रिप्टो करेंसी का पता है, और उन्होंने इससे होगा क्या। जब मैंने बोला सर पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने से $335 मिलियन तो एक दिन में आएगा। 5 मिनट के लिए सोचा उन्होंने बात करता हूं इस पर। ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि मैं आप सोच नहीं सकते, क्योंकि एक बात है कि समझ आ गई ना उनको, अब वो कैबिनेट में बात कर सकते हैं। तो फवाद चौधरी को क्रेडिट जाता है इस बात का। अच्छा वकार, आपको आपकी इस बात से मैं ये कंक्लूड कर रही हूँ कि इससे पहले आपको बाकी लोगों ने मायूस किया, तभी आप इतने खुश हुए कि अरे फवाद चौधरी साहब तो समझ रहे हैं इस बात को कि ये बात कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है, कितनी बेनिफिशियल। अच्छा दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पैसे ही हमारा बेसिक मसला है ना, मईशत ही हमारा बेसिक मसला है कि कैसे उसको सही करना है, क्योंकि डॉलर ऊपर चले जा रहा है, IMF की सख्त शराइत है जिस पर हम तमाम लोग परेशान हैं। अब एमनेस्टी स्कीम आ गई कि तमाम लोग ब्लैक मनी को वाइट मनी करें, किसी तरह रेवेन्यू जनरेट हो जाए, चाहे 2 नंबर तरीके से। सर ये सारा रेवेन्यू का चक्कर खराब, ये सिर्फ मुझे बता दीजिए सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है पैसा, हाँ जी सिर्फ और सिर्फ आइडिया दिया वकार, मेरा सवाल है कि क्या पैसा आएगा हमारी मईशत का, इसमें कोई भला होगा, फायदा होगा अगर इस आइडिया पे काम होता है सीरियस होके। अगेन मैं सर मैं यहाँ फिजा कह रहा हूँ, ये मेरा चैलेंज है कि पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी, इमरान खान साहब अगर कोई देख रहा है उन तक ये बात पहुंचा दे। पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी आज लॉन्च करेंगे जो तैयार है 10up.io की सूरत में। पाकिस्तान में रेवेन्यू अगर नहीं आया तो भाई आप मुझे टीवी पे नहीं आने देना कि यार ये ड्रामे करता है, पब्लिसिटी स्टंट करता है। मैं कह रहा हूँ $735 मिलियन ला के दिखाएंगे। इसके साथ साथ और आइडियाज क्या है, तहरीके टेक की तरफ से हम आइडिया दे रहे हैं। भाई पाकिस्तान कराची की बात कर रहे हैं, ऐसी बात ना करें। एक निजी टीवी चैनल के एंकर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो माइंड कर जाएंगे। वो रात को बैठ के इसी तरह 10 बजे प्रोग्राम करते हैं, उनका क्लिप बड़ा वायरल होता है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपनी बात गलत करूंगा तो मैं आज के बाद एंकरिंग नहीं करूंगा, टीवी पे नहीं होऊंगा। तो वो उनकी बात गलत साबित, उनकी खबर गलत साबित, उन्होंने ट्वीट डिलीट की और फिर लोग कह रहे हैं कि भाई अब आप अपने वादे के मुताबिक रिजाइन कर दें। नहीं सर, मैंने अभी आपको बोल दिया फिजा कि मेरी तो बात एक नहीं कोई 100 दफा चैनल्स पे रिकॉर्ड हो चुकी है। पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ फैसल वाडा साहब से हमारी ये बात चल रही है, 18वीं तरमीम बीच में आ जाती है इसलिए वो कर नहीं सकते। यहाँ पर मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि तहरीके टेक की तरफ से हम आपको आइडिया दे रहे हैं। 10,000 वाटर टैंकर हैं कराची में जो हर रोज 8 ट्रिप्स करते हैं। 5,000 रुपए की एक ट्रिप लगा लें तो ये 150 अरब सालाना की इंडस्ट्री है अनरेगुलेटेड। भाई इनको रेगुलेट ही कर दो, इनसे टैक्सी लेना शुरू कर दो, इनको क्यों रोका हुआ है। और दूसरी बात, हम तहरीके टेक चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान में डैम बने या ना बने, यहाँ पर पानी की चोरी का मसला है, पानी की अकाउंटेबिलिटी का मसला है, पानी के शॉर्टेज का मसला नहीं है। जोहानिसबर्ग की तरह पानी है, मार धाड़ करके कराची में पानी मिल ही जाता है ना, तो वाटर टैंकर्स को रेगुलेट कर दें। उसके साथ हम आज चैलेंज करते हैं, हमें मौका दिया जाए, हम हवा से पानी बनाकर आपको दिखाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बोरिंग करने की, आरओ प्लांट लगाने की। हम आपको $1000 में ठीक ठाक पानी हवा से बना के दिखा देंगे। जिसको यकीन नहीं आता, एथियोपिया के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, दुनिया भर में यूज हो रहा है। वाटर फ्रॉम थिन एयर, ये यूट्यूब पे जाके सर्च कर लें। हमारे थरपारकर में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ सिंध गवर्नमेंट प्लीज़ मुझे मौका दे कि हम थरपारकर में सोलर से चलते हुए वाटर फ्रॉम थिन एयर के सिस्टम लगाएं ताकि पानी आ सके। हम अभी भी ये कह रहे हैं। ये सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि टाइम की कमी है, टोटल मेरे पास 4 मिनट है क्लोजिंग के लिए। ये जो आप अभी तजवीज़ दे रहे हैं, एक बड़ा ये सब्जेक्ट है, आपने क्या ये मशवरा भी फवाद चौधरी साहब को उस मीटिंग में दिया था? जी, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना स्पार्को स्पेस आता नहीं और वाटर थोड़ा बहुत आता है। फैसल वाडा साहब को दे दिया और फैसल वाडा साहब को भी यार मैं परेशान हो गया हूँ। देखें जहाँ क्रेडिट देना चाहिए रेलेवेंट जो है, फैसल वाडा साहब को आपने मशवरा दिया। फैसल वाडा साहब ने बहुत अच्छी बात की और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कल वो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करने जा रहे हैं इसी हवाले से, नौकरियों के हवाले से, इसके हवाले से। लेकिन इस गवर्नमेंट से मैं ना उम्मीद नहीं हूँ।
जो आईटी मिनिस्टर से मिलने के बाद मुझे देखिए, मुझे खुद नहीं बनना कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मेरा मकसद है आवाज सुन ली, कैंपेन किया। क्रेडिट देना चाहिए जब ये इनको जहां ये काम कर रहे हैं। अच्छा फैसल वाडा साहब को क्रेडिट के साथ साथ आप ना एक पैगाम भी दीजिएगा। उन्होंने निजी टीवी चैनल में बैठ के 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले कहा था कि जी 2 हफ्ते में नौकरियों की भरमार होगी। वो हो रही है, वो हो रही है। कल अनाउंसमेंट फिजा वो कल कर रहे हैं। 2 हफ्ते फिर 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। नहीं फिजा, वो फैसल वाडा साहब कल अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ फैसल वाडा साहब अब जो डैम की मुहिम है ना पैसे जमा करने की, उसमें फैसल वाडा साहब लीड करेंगे। IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट की सूरत में 27 रमजान को जब पाकिस्तान आजाद हुआ था उस दिन इस कैंपेन को प्रॉपर्ली लॉन्च किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, लंदन भी जाएंगे, तो वो इसमें भी लीड कर रहे हैं। और ये जॉब्स की बात है ना, ये जुम्मे को अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो किस तरह जॉब्स देने वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आई विश कि उनकी बातों पे लोग यकीन करें, अपना इमेज खुद ही खराब कर लेते। इस तरह के वज़रा अब लोग उन पर ट्रस्ट करें और उतना ही ट्रस्ट करें जितना साकिब निसार साहब पे किया गया था डैम के हवाले से। अच्छा लास्ट में मैं चाहूँगी 1-2 मिनट रह गए, वकार आप अपने ज़रा मखसूस अंदाज में मुझे कुछ बताइएगा। मैं ये जानना चाहूँगी कि जो चांद देखने के हवाले से भी फवाद चौधरी साहब का एक तरीकाकार जिस पर इतनी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा फवाद चौधरी साहब को, बहुत से लोग तो उन्होंने ट्विटर पर आ घेरा और एक मखसूस तबका जो बड़ा नाराज़ हुआ, इस पर मैं आपका जरा कमेंट चाहूंगी कि वकार क्या कहते हैं इस बात। मैं ये समझता हूं कि उनको थोड़ा सा देखकर बात करनी चाहिए। 2 मिनट है वकार, आप खुल के बोल सकते हैं। अच्छा मैं असल में ये कहना चाहता हूं कि देखें फवाद चौधरी साहब जो है ना, जरा एक तो सारे PTI में ना बहुत कम, फैसल वाडा साहब की तरह हम्बल लोग बहुत कम है, बाकी सारे ना अकड़ में होते हैं, चाहे असद उमर हो या कोई भी हो। जब आप मिलते हैं आपको एहसास होता है किसी बादशाह सलामत से मुलाकात हो रही है कि मुझे सब पता है, मुझे सिखाने की कोशिश मत करना। जो आइडिया उनको देते कहते ये तो मुझे पहले से पता था। अच्छा हम कहते सर आप कर देना इंप्लीमेंट। तो यहाँ मसला क्या है कि ये जो चांद देखने का चक्कर है, इसमें जो हबल दूरबीन का जिक्र किया था फवाद चौधरी साहब को मैंने ऑफर की थी, मुझे फ्री में अपना स्पोक्स पर्सन बना ले, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए हुकूमत से, मुझे बोलने दें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, मिनिस्टर आप रहे, आपका नाम आ गया। ये हबल दूरबीन अगर स्पार्को ने बनाई है तो फिर तो मतलब समझ ले खत्म हो गया ना। ये इसी वजह से उनके खिलाफ जो मुहिम चल रही है ना, जिसमें वो कहते हैं कि जी अगर आप पानी इस तरह पिएंगे तो मतलब बहुत सारी, अब मैं यहाँ बात नहीं करना चाह रहा, वो सोशल मीडिया पे मौजूद है। फवाद चौधरी साहब को सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन चाहिए हमारी तरह का, हमें बोलने दें, हमें पैसे नहीं चाहिए। प्लीज़ मुल्क को कौम का नाम यहाँ से थोड़ा बचा लिया करें, क्योंकि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसी इजादात कर देते हैं बाज़ दफ़ा जो नासा ने भी नहीं की अभी तक। ठीक है दिवकार से कहा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया, मुलाकात हुई है, आपने बड़ी नेक नियति के साथ आइडियाज़ दिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें भी उतनी तरक्की करनी चाहिए जितना कि हमारा रवायती रीफ हमसे बेहतरीन तरक्की कर, हमसे थोड़ा सा आगे है। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे किसी अच्छी चीज़ पर किसी की तारीफ़ करनी पड़े, वो भी इंडिया जो कि रवायती रीफ है। लेकिन हम चूँकि सच बोलते हैं और बतौर मुसलमान मैंने सच बोलना सीखा, जहाँ दुश्मन की भी तारीफ़ है मैं करती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तारीफ़ को पहुँचाने का मकसद ये नहीं है कि मैं इंडिया की तारीफ़ कर रही हूँ। इस तारीफ़ को पहुँचाने का मकसद ये कि हमारे यहाँ लोग महसूस करें कि हम उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे यंग ज़हन है जो आइडियाज़ देते हैं और ज़रूरत इस बात की कि इन आइडियाज़ पर इम्प्लीमेंटेशन हो, इन आइडियाज़ को सीरियस लिया जाए। और सीरियस लेने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, पेट्रियोटिक फीलिंग्स, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत, कि पाकिस्तान को बेहतर से बेहतरीन करना है और इंशाअल्लाह करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।